मैं छुपाना जानता तो जग मुझे साधु समझता, शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा। हेलो फ्रेंड्स, साहित्यिक नॉलेज में आपका स्वागत है। ये पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा क्या बोलूं क्या याद करूं से उद्धृत है। यह बच्चन जी की आत्मकथा का पहला खंड है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा 4 खंडों में लिखी है, जो इस प्रकार है। पहला खंड क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रकाशन वर्ष 1969 ईस्वी। दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर, प्रकाशन वर्ष 1970 ईस्वी। तीसरा खंड बसेरे से दूर, प्रकाशन वर्ष 1977 ईस्वी। चौथा खंड 10 द्वार से सोपान तक, प्रकाशन वर्ष 1985 ईस्वी। प्रस्तुत आत्मकथा में बच्चन जी ने अपने जीवन के भोगे हुए यथार्थ एवं निजी अनुभूतियों को वाणी दी है। इस आत्मकथा से परीक्षाओं में अति सूक्ष्म प्रश्न आ रहे हैं, जैसे बच्चन जी के पिताजी रामायण का पाठ सस्वर करते थे या मौन रहकर करते थे, या बच्चन जी के पिताजी गीता का पाठ कैसे करते थे, या बच्चन जी को कितने पैसों में बेचा गया था और क्यों बेचा गया था। फ्रेंड्स, क्या भूलूं क्या याद करूं, इस आत्मकथा को हम साहित्यिक नॉलेज चैनल के माध्यम से लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसके अतिरिक्त भी यदि आपको कोई भी पंक्ति परीक्षा उपयोगी या जीवनोपयोगी लगे तो आप साथ साथ लिख सकते हैं। भूमिका पूरी होने के बाद पहले पेज की संख्या नंबर 11 है, तो पेज संख्या 11 देखने के बाद आप ये ना सोचें कि बाकी के पेजों को नहीं पढ़ा गया है, क्योंकि इस आत्मकथा का प्रारंभ पेज संख्या 11 से ही शुरू हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम क्या भूलूं क्या याद करूं आज से पढ़ना शुरू करते हैं। लेखन द्वारा अपने को अभिव्यक्त करते हुए मुझे 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं। इतने दिनों में मैं अपने हृदय पर हाथ रखकर कह सकता हूँ, और कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जो मेरे अंतर मन से नहीं उठा, जो उसमें नहीं उमड़ा घूमड़ा। अनुवादों के मामले में भी यह जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार का मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस सीढ़ी पर मैं हूँ, उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का ही पैमाना है। मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती स्मृतियों को चित्रित न कर डालूँगा, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मेरी जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यत्किंचित शांति शब्द मैं इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ कि उसमें अशांति भी शामिल हो सकती है, मिल रही है। मैं उन्हें अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं यह आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है, और इसे मैंने अपना सबसे बड़ा सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छानुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए तो मैं अपना जीवन जीने के अतिरिक्त किसी और का जीवन जीने की कामना न करूँगा, उसकी सभी त्रुटियों, कमियों, भूलों और पछतावों के साथ। सबसे बड़ा कारण कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया के साधारण जनों के साथ अपनी एकता का अनुभव करता हूँ। इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं, सायुज्य मुक्ति यही है, सबसे युक्त होकर मुक्त। आपका भी यह विश्वास हो तो मुझ साधारण से युक्त होना आपके सर्व साधारण से युक्त होने का एक कदम हो सकता है। युक्त होना दोनों पर निर्भर है, कितना आप हो सकते हैं, कितना मैं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी आपके सम्मुख है, पता नहीं यह आपकी कितनी सहानुभूति पा सकेगी। क्या भूलूं क्या याद करूं, मेरी पूरी योजना का 1/3 भाग है। इतने ही बड़े 2 और भाग
यथासमय आपके सामने आएंगे। नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी में, यदि समय और स्वास्थ्य ने साथ दिया। मैं यह भी बताना चाहता था कि यह आत्मचित्रण मैंने किसी मनोवृत्ति से किया है, पर जिन शब्दों में मैं उसे बता सकता था उनसे कहीं अधिक समर्थ और सशक्त शब्दों में आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व फ्रांस का एक महान लेखक मांतेन अपना आत्मचित्रण करते समय उसे व्यक्त कर चुका है। जब जब मैं इस आत्मचित्रण के लिए लेखनी उठाता हूँ तब मैंने उसे स्वस्थ वाचन की श्रद्धा से पढ़ लिया है और आपसे यह प्रार्थना करना चाहूँगा कि जब आप इस आत्मचित्रण को पढ़ें, आप उसे भी पढ़ लें। आप उसे इस वृत्ति के प्रथम पृष्ठ के रूप में पाएंगे। मैं जो कुछ लिखता हूँ उस पर अपने पाठकों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ, उससे लाभान्वित भी होता हूँ। यदि आप यथा सुविधा अपनी प्रतिक्रिया मुझे देंगे तो आप मेरा बड़ा उपकार करेंगे। खेद है, जब इस पांडुलिपि को प्रेस भेजने का समय आया है, मैं लम्बेगों में पड़ा हूँ। प्रेस के लिए इसे अंतिम रूप देने का कार्य श्री सत्येंद्र शरत ने किया है। इस सहयोग के लिए मैं उन्हें जितना भी धन्यवाद दूँ कम है। अगस्त 1969। बच्चन। तीसरे संस्करण की भूमिका कुछ इस प्रकार है। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि क्या बोलूं क्या याद करूं के प्रकाशन के साल भर बाद ही उसके तीसरे संस्करण की आवश्यकता आ पड़ी है। जिन कमियों की ओर मेरे कतिपय पाठकों ने संकेत किया था, उनमें से अधिकांश का निराकरण कतिपय संशोधनों और प्रशिष्टों द्वारा करने का प्रयत्न इस संस्करण में किया जा रहा है। संशोधनों में सुझाव और सहायता के लिए मैं श्री सत्येंद्र शरत का आभारी हूँ। मैंने पहले संस्करण में कहा था कि आत्मचित्रण की मेरी यह योजना 3 खंडों में पूरी होगी। अब लग रहा है कि वह 3 खंडों में नहीं 4 खंडों में पूरी हो सकेगी। योजना का दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा। 15 अगस्त 1970। बच्चन। चौथे संस्करण के अवसर पर क्या बोलूं क्या याद करूं को प्रकाशित हुए अभी 2 वर्ष भी नहीं हुए और इसका चौथा संस्करण निकलने जा रहा है। मैं उन सब लोगों के प्रति आभारी हूं जिन्होंने इसे पढ़कर अपने इष्ट मित्रों एवं परिचितों को इसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, जिसके कारण इसकी मांग बराबर बनी हुई है, बढ़ रही है। इस संस्करण में एकाध प्रसंगों को जिनके स्मृति आधारित होने के कारण कुछ भ्रम फैलने की संभावना थी, अधिक तथ्य संगत और स्पष्ट दिया गया है। पुस्तक के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया भेजकर मुझे बाधित करेंगे। 1 जून 1971। बच्चन जी। 7वें संस्करण के अवसर पर लेखक के लिए इससे अधिक प्रसन्नता और संतोष का विषय क्या हो सकता है कि उसकी कृति के संस्करण निकलते जाएं। इस अवसर पर मैं उन साथियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने किसी भी रूप में इस कृति को बोधप्रिय बनाने में सहयोग दिया है। प्रकाशक के प्रति भी जो उसे नई साज सज्जा से प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने नए पाठकों की प्रतिक्रिया का भी मैं स्वागत करता हूं। मार्च 1980। बच्चन साहब। 8वें संस्करण की भूमिका। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि मेरी आत्मकथा के प्रथम खंड क्या भूलूं क्या याद करूं का 8वां संस्करण निकलने जा रहा है। इसका श्रेय मैं उन पाठकों को देना चाहता हूं जिन्होंने इसे पढ़कर मित्रों एवं संबंधियों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरी हमेशा से यह धारणा रही है कि किसी भी पुस्तक के प्रचारक उसके सुरुचिपूर्ण पाठक ही होते हैं। मैं आशा करता हूँ यह क्रम बराबर चलता रहेगा और एक अच्छी कृति लोगों का मनोरंजन करती रहेगी। जनवरी 1982।
पाठकों, यह किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई है। मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू अथवा निजी रहा है। इसके द्वारा पर सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि जब मैं न रहूं, और ऐसी घड़ी अब दूर नहीं, तब वे इन पृष्ठों से मेरे गूढ़ स्वभाव के कुछ चिन्ह संचित कर सके, और इस प्रकार जिस रूप में उन्होंने मुझे जीवन में जाना है उससे अधिक सच्चे और सजीव रूप में वे अपनी स्मृति में रख सकें। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आप को और अच्छी तरह सजाता बजाता और अधिक ध्यान से रंग चुनकर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण रूप में देख सकें, सहज, निष्प्राय प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गूढ़ दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता जो आज भी प्राकृतिक नियमों का मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपयोग करती हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपादमस्त, एकदम नग्न उपस्थित कर देता। इस प्रकार पाठकों को मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ। इसलिए पाठकों, मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ, और मैं कोई वजह नहीं देखता कि आप अपनी फुर्सत की घड़ियाँ ऐसे नगण्य और निरर्थक विषय पर सर्फ करें। इसलिए मानतेन की विदा स्वीकार कीजिए। 1 मार्च 1580 ईस्वी। ये मानतेन का अपनी आत्मकथा लिखने से पहले का भूमिका उन्होंने लिखी है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा रहता है। यह पंक्ति स्वामी रामतीर्थ जी की है। कहते हैं, आज से लगभग 500-600 वर्ष पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अमोढ़ा नामक ग्राम में पांडे उपजाति का एक बड़ा ही तपोनिष्ठ और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था। उसके एक कन्या थी जो अत्यंत रूपवती थी और जिसके सौंदर्य की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हीं दिनों अमोढ़ा से कुछ मील के फासले पर डोमिन दुर्ग नामक एक स्थान था। इस डोमिन दुर्ग नामक स्थान को भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, जिसका राजा उग्रसेन जाति का डोम था। बस्ती जिले में वे अब भी एक स्थान डोमिनियम बुर्ज कहलाता है। हो सकता है इस नाम में डोमिन दुर्ग की ही कोई यादगार अटकी रह गई हो। डोम राजा ने जब ब्राह्मण कन्या के अमिंद्य रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी, तब उसने ब्राह्मण के पास यह संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी का ब्याह उसके साथ कर दे। ब्राह्मण के सामने बड़ा भारी संकट उपस्थित हो गया। आपातकाल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र और नारी। उसने परिणाम की कुछ भी परवाह किए बिना डोम राजा के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस पर डोम राजा ने दल बल के साथ अमोढ़ा पर चढ़ाई कर दी और ब्राह्मण के पूरे परिवार को पकड़कर बंदीगृह में डाल दिया। बंदीगृह में ब्राह्मण कन्या को एक तरकीब सूझी। उसने डोम राजा से कहला भेजा कि मैं अपने माता पिता को कष्ट मुक्त देखने के लिए तुम्हारे साथ विवाह करने को तैयार हूँ, मगर विवाह से पूर्व मैं अयोध्या की तीर्थ यात्रा पर जाने की आज्ञा चाहूँगी। मेरे माता पिता को मेरे लौटने तक बंधक के रूप में बंदी रखा जा सकता है। डोम राजा इस पर सहमत हो गया और कन्या तीर्थ यात्रा के लिए छोड़ दी गई। उन दिनों अयोध्या अवध प्रांत की राजधानी थी, जिसके सूबेदार राज जगत सिंह थे। जगत सिंह श्रीवास्तव कायस्थ थे।
ये बड़े ही धर्मात्मा, नीति कुशल, न्यायपरायण और पराक्रमी थे। अयोध्या पहुंचकर ब्राह्मण कन्या राय साहब के समक्ष उपस्थित हुई और उसने उन्हें अपनी और अपने परिवार की विपदा सुनाई। अपने पूर्वजों के मूल स्थान की देवी स्वरूपा उस कुमारी कन्या का परित्राण करने की राय राजा साहब ने प्रतिज्ञा ली। बस्ती का पुराना नाम कहते हैं कि श्रावस्ती था, जिसे पुराणों के अनुसार राजा श्राव ने बसाया था और मूलतः वहीं से आने के कारण वहाँ के कायस्थ श्रीवास्तव कहलाए। राय साहब ने एक बड़ी सेना सजाकर डोमिन दुर्ग पर चढ़ाई कर दी। डोम राजा के पूरे परिवार का सफाया कर दिया और ब्राह्मण को कारागार से मुक्त करके उसकी तपपूत कन्या उसे सौंप दी। राय साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उस निर्धन और असहाय ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं था। उसने अचानक अपने यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ की ओर देखा और उसे उतारकर राय साहब के कंधे पर डाल दिया। इसको भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं, इससे भी प्रश्न बन सकता है। बोला, इसके द्वारा मैं अपना पांडेय आस्पद आपको प्रदान करता हूँ और आपको ब्राह्मण बनाकर अपनी ब्राह्मण कन्या आपको समर्पित करता हूँ। ब्राह्मण ने इसी अवसर पर राय साहब से यह वचन लिया कि उनके वंश में कोई मदिरा पान नहीं करेगा और यदि करेगा तो वह कोढ़ी हो जाएगा। जगत सिंह के वंशज अमोड़ा के पांडे के नाम से प्रसिद्ध हुए और 2-3 शताब्दियों तक अमोड़ा के ही निवासी रहे। अमोड़ा किसी समय छोटा मोटा ग्राम न होकर पूरा जनपद था, जिसमें सैकड़ों ग्राम थे। किसी कारण किसी समय, शायद आज से 200-250 साल पहले, अमोड़ा के पांडे लोगों के बहुत से परिवार अपना मूल स्थान छोड़कर अवध के विभिन्न नगरों गांवों में जा बसे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उनका परिवार भी मूलतः अमोड़ा का ही था और जीविका की तलाश में जीरादेव बिहार जा पहुंचा था। एक बार बातचीत के सिलसिले में उन्होंने मुझसे कहा था कि वे अपने पूर्वजों की भूमि अमोड़ा की यात्रा भी कर आए थे। शायद अन्य परिवार भी इसी कारण निकले हों, पर सहसा अमोड़ा से जीविका के साधन विलुप्त कैसे हो गए, इसका किसी को पता नहीं। हो सकता है कोई भारी अकाल पड़ा हो, क्योंकि अकाल के समय जनता प्रायः एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान के लिए चल पड़ती है। संभव है किसी राजा या सामंत ने अमोड़ा पर आक्रमण किया हो। निश्चय पूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बस्ती, हरदोई, लखनऊ, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद में श्रावस्ती कायस्थों के बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अपने को अमोड़ा के पांडे कहते हैं या अपना अल पाड़े अमोड़ा बतलाते हैं। अल शब्द की उत्पत्ति मुझे नहीं मालूम, संभवतः देशज शब्द है। इसका अर्थ कुल या वंश होता है। अमोड़ा के पांडे लोगों की विशेषता 2 बातों में है। पहली यह कि विवाह के समय ब्राह्मण लोग उनका यज्ञोपवीत संस्कार करते हैं, जबकि शूद्र समझने के कारण कायस्थों की अन्य शाखाओं का उपनयन संस्कार वे नहीं करते या कुछ समय पहले तक नहीं करते थे। अब तो दक्षिणा लोभ में उदारता के कारण नहीं, उन्होंने अपने बहुत से समय रूढ़ सिद्धांतों के साथ समझौता कर लिया है। दूसरी, वे मदिरा नहीं छूते। उनके यहाँ यह किंवदंती है कि उनके वंश का जो कोई मदिरा पिएगा वह कोढ़ी हो जाएगा, जबकि अन्य कायस्थ शाखाएं अनियंत्रित मदिरापान करने के लिए मशहूर है या थी। कायत होए प्रधान और निस रहे पियंतो। यह पंक्ति पृथ्वीराज रासो से है। कभी सोचता हूँ स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधान के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का पदस्थ होना चंद्रबरदाई की उक्ति पर कितना बड़ा व्यंग होगा। विवाह के समय यज्ञोपवीत धारण करने की प्रथा में निश्चय ही उस घटना की स्मृति जगाई जाती है जो जगत सिंह के साथ घटी थी और जिसके द्वारा उन्हें पांडे का आस्पद और ब्राह्मण कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी।
किन्हीं पुराणों के अनुसार मैंने ऐसा सुना है कि कायस्थों के आदि पुरुष यमराज के मंत्री और लेखाकार धर्मराज चंद्रगुप्त का विवाह भी ब्राह्मण की कन्या के साथ हुआ था, जिससे उन्हें 12 पुत्र रत्न प्राप्त हुए। श्रीवास्तव, माथुर, निगम, सक्सेना आदि जो कायस्थों की 12 उपजातियों के मूल पुरुष हुए। हिंदुओं की काव्य प्रियता ने अथवा प्रतीकों द्वारा तथ्यों को व्यक्त करने की उनकी प्रवृत्ति ने जहाँ इतिहासों पर दंत कथाओं का मुलम्मा चढ़ाया, वहाँ दंत कथाओं को इतिहास समझने की भूल को भी प्रश्रय दिया। किन ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखकर और किन उद्देश्यों से हिंदू मनीषा ने चित्रगुप्त की यह कथा गढ़ी होगी, इसे बता सकना कठिन है। मेरी एक कल्पना है, किसी भी व्यापक, विकसित और संगठित व्यवस्था में बहुत से तथ्यों का हिसाब किताब रखने की आवश्यकता पड़ती है। किसी समय यह कार्य कायस्थ लोग करते होंगे, उनकी अपनी लिपि भी होगी। शायद एक लिपि कैथी के नाम से प्रसिद्ध भी है। संभवतः उनका वही स्थान होगा जो आज की राज व्यवस्था में क्लार्क का है, जिसे अभिनव शब्दावली में लिपिक कहा गया है। इस प्रत्याशा से कि वह तथ्यों के अंकन में पूरी ईमानदारी बरतें, किसी प्रकार की गड़बड़ी न करे, उनका संबंध धर्मराज से जोड़ा गया होगा, जो प्रत्येक मनुष्य के पाप पुण्य का ठीक ठीक लेखा जोखा रखते हैं, सब वर्णों के प्रति निष्पक्ष और सबके प्रति निरपेक्ष, एकमात्र व्यवस्था के प्रति निष्ठावान रखने के लिए उसे किसी वर्ण में स्थान न दिया गया होगा। वह ब्राह्मण नहीं है, वह क्षत्रिय नहीं है, वह वैश्य नहीं है, वह शूद्र भी नहीं है। गो ब्राह्मण उसे शूद्रवत मानते हैं। वह ब्राह्मण के समान ब्रह्मा के मुख से नहीं निकला, न क्षत्रिय के समान बाहु से, न वैश्य के समान उदर से और न शूद्र के समान चरणों से। वह कायस्थ था, पूरी काया में था, और पूरी काया से काया के रूप में निकलने का तो एक ही स्वाभाविक सप्राण स्थान है। हिंदू मनीषा प्रायः अपने खुले स्वभाव के लिए विख्यात है। उसे कहने में क्यों संकोच कर गई, मैं नहीं समझ पाता। किसी भी शासन के 2 प्रमुख अंग होते हैं, सुरक्षा और विधि व्यवस्था। यदि कायस्थों ने हिंदू शासन की विधि व्यवस्था संभाली होगी, तो सुरक्षा क्षत्रिय संभालते होंगे, और उन्होंने मुस्लिम शासन में भी यह कार्य किया होगा, क्योंकि बदलते हुए शासन में भी विधि व्यवस्था तो रखनी ही पड़ती है। उसका स्वरूप थोड़ा बहुत भले ही परिवर्तित हो जाए, और इसके लिए कार्य से पूर्व परिचित और पूर्व अभ्यस्त हाथों की जरूरत होती है। शासक के निकट रहने के कारण और निकट रहने के लिए भी कायस्थों ने अपने को बहुत बदला होगा। शिक्षा दीक्षा में, रस्म रिवाज में और रहन सहन के तौर तरीकों में। मैंने अपने लड़कपन में कई अवसरों पर लोगों को ऐसा कहते सुना है कि कायस्थ आधा मुसलमान होता है। हिंदुओं में मुसलमान शब्द सर्वविदित है, सर्वविदित ऐतिहासिक कारणों से आदर अथवा प्रशंसा का वाचक नहीं बन सका। ब्राह्मणों ने मुसलमानों को म्लेच्छ कहना शुरू कर दिया था। कायस्थों को शूद्र समझते थे। शूद्र को म्लेच्छ से सहयोग करते देख उन्होंने उसे अर्ध म्लेच्छ की संज्ञा दी हो तो कुछ अजब नहीं है। अंग्रेजी शासन में अंग्रेजी शिक्षा के मुक्त प्रचार से और विधि व्यवस्था का भार उन्हीं पर सीमित न रहकर विविध वर्गों में विभक्त हो जाने से इसे अर्ध क्रिस्टान बनने से बच गए थे।